इस वीडियो में हम थर्मोडायनामिक्स चैप्टर के 15 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, इनमें जो चेंज है वो इक्वल टू 0 है। कुछ क्वांटिटीज हमें गिवन है। ऑप्शन ए में चेंज इन हीट है, बी में चेंज इन वर्क डन, सी चेंज इन इंटरनल एनर्जी और डी में नन ऑफ दीज है। याद रखें, जब भी साइक्लिक प्रोसेस होती है तो थर्मोडायनामिक्स में दो तरह के क्वांटिटीज होते हैं। एक को हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स, जो कि किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करती है, और एक को हम बोलते हैं नॉन स्टेट वेरिएबल्स, या वो क्वांटिटीज जो कि स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिफाइन नहीं करती। स्टेट वेरिएबल्स में हमारे पास प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल्स, ये भी स्टेट वेरिएबल ही है बिल्कुल। अच्छा, इंटरनल एनर्जी है, और इस तरह शायद एक दो और भी, एंट्रोपी भी जो है वो स्टेट वेरिएबल है। नॉन स्टेट वेरिएबल्स वो हीट और वर्क डन है, हीट क्यू और वर्क डन, ये दोनों नॉन स्टेट वेरिएबल्स हैं। तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में वो प्रोसेस जिसमें सिस्टम वापस अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाए, उस साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट वेरिएबल्स में चेंज हमेशा 0 होती है। स्टेट वेरिएबल्स में चेंज 0 होती है, स्टेट वेरिएबल 0 नहीं होता। चेंज इन अ स्टेट वेरिएबल 0 होती है, जबकि नॉन स्टेट वेरिएबल्स में चेंज 0 नहीं होती। तो ये कंसेप्ट याद रखें। अब गिवन ऑप्शन में से इंटरनल एनर्जी स्टेट वेरिएबल है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0 इन अ साइक्लिक प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन, इंटरनल एनर्जी किसी आइडियल गैस के लिए वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? तो रिमेंबर, इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिफाइंस विच स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल्स दोनों एक ही चीज है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कौन से स्टेट फंक्शन को डिफाइन करती है? ऑप्शन ए वर्क डन, बी हीट और सी इंटरनल एनर्जी, डी ऑल ऑफ दिस। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करती है। बाकी जो दो क्वांटिटीज है वो तो स्टेट फंक्शंस है ही नहीं। Question number 4, what is the molar specific heat of an isothermal and adiabatic process respectively? मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में पूछ रहे हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होगी और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होगी। आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें चेंज इन टेम्परेचर यानी डेल टी इक्वल टू 0 होता है, जबकि एडियाबेटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें डेल क्यू 0 होता है, एक्सचेंज ऑफ हीट वो 0 होता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज, दोनों जो सिस्टम्स है उनकी फीचर्स है कि इसमें एक में टेम्परेचर के चेंज 0 होता है, दूसरे में हीट का चेंज 0 होता है। अब मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या है? तो मोलर स्पेसिफिक हीट को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये एक कांस्टेंट प्रेशर हो तो हम सी पी लिखते हैं, अगर एक कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो सी वी लिखते हैं, लेकिन मैं जनरली लिखता हूँ सी इज इक्वल टू क्यू या डेल क्यू डिवाइडेड बाय एन। मोलर स्पेसिफिक हीट है तो हम एन लिखेंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स, एन टू डेल टी, और डेल टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये डेल टी 0 होता है, चेंज इन टेम्परेचर 0 होता है। तो मैथमेटिक्स का रूल है कि जब भी डिनोमिनेटर में यानी नीचे वाला क्वांटिटी 0 हो तो आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी आता है उसका आंसर। ठीक है, जब भी नीचे का क्वांटिटी 0 हो तो उसका आंसर इन्फिनिटी या अनडिफाइंड आता है। और जो एडियाबेटिक प्रोसेस है उसमें डेल क्यू 0 है, ऊपर वाला न्यूमरेटर 0 है। तो मैथमेटिक्स का रूल है कि जब भी ऊपर वाला क्वांटिटी मुकम्मल 0 हो तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इनफाइनाइट होती है और एडियाबेटिक प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट इक्वल टू 0 होती है। अब गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन ए आइसोथर्मल के लिए इनफाइनाइट और एडियाबेटिक के लिए 0। अगला क्वेश्चन है, which of the following is incorrect regarding the first law of thermodynamics? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में
इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। हमने इनकरेक्ट को स्पेसिफाई करना है, जो ठीक हो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वो हम छोड़ेंगे, जो इनकरेक्ट हो उसको टेक करेंगे। तो ऑप्शन ए है इट इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट एडेड, और चलो मैं लिख लेता हूँ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन क्यू और प्लस माइनस डेल डब्ल्यू वर्क डन। ठीक है, प्लस माइनस इसलिए लिखा क्योंकि अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो तो प्लस होगा, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो माइनस होगा। अब ये केस थोड़ा कम्प्लेक्स है कि कब प्लस होगा कब माइनस, आगे वाले क्वेश्चन में आ रहा है तो मैं डिटेल से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे टैकल करनी है। तो ये ऑप्शन ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं, इनकरेक्ट को टेक करना है। ऑप्शन बी है इट इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। अब ये गलत है, फर्स्ट लॉ में एंट्रोपी का जिक्र नहीं है। ठीक है, ये इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द फर्स्ट लॉ, क्योंकि एंट्रोपी डिफाइन होती है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। ऑप्शन सी है इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एनी साइक्लिक प्रोसेस। ये भी इनकरेक्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के, क्योंकि वो साइक्लिक प्रोसेस में एप्लीकेबल है, नॉन एप्लीकेबल नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी इट इज़ अ रीस्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग ये वाला स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि ये भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर ही बेस्ड है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एनी थर्मोडायनामिक सिस्टम। अब हमने करेक्ट वाला ऑप्शन ढूंढना है किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम के रिगार्डिंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए है द इंटरनल एनर्जी चेंजेस इन ऑल प्रोसेसेस। ये तो गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आता, तो ये तो एक थर्मोडायनामिक सिस्टम के रिगार्डिंग गलत है। ऑप्शन बी है इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी आर स्टेट फंक्शंस। ये ठीक है, इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी दोनों स्टेट फंक्शंस है। ऑप्शन सी द चेंज इन एंट्रोपी कैन नेवर बी जीरो। ये गलत है। ठीक है, क्योंकि चेंज इन एंट्रोपी जीरो हो सकती है, वो स्टेट फंक्शन है, तो साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट फंक्शन में चेंज जीरो होता है। ऑप्शन डी है द वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो। ये भी गलत है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो नहीं होता, बल्कि एक्सचेंज ऑफ हीट वो जीरो होती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ मैटर। थर्मोडायनामिक स्टेट जो है वो कौन से क्वांटिटी उसको एक्सप्लेन या डिफाइन या कैरेक्टराइज नहीं करती। तो मैंने बता दिया कि जो स्टेट फंक्शन है वो स्टेट को डिफाइन करती है, इसके अलावा जो वर्क और हीट है तो स्टेट को डिफाइन नहीं करती। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलोरी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री। कैलोरी की डिफिनेशन के बारे में पूछ रहे हैं। कैलोरी वो अमाउंट ऑफ हीट होती है या अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि वाटर के 1 ग्राम, अगर आप 1 ग्राम वाटर लें तो उसके टेम्परेचर को बाय 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करे, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। लेकिन इसके साथ एक और भी कंडीशन है, और वो कंडीशन कौन सी है? तो वो कंडीशन ऑप्शन ए है। ठीक है, ये वाला कंडीशन है कि फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। पहला कंडीशन यह है कि वाटर का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस हो और उसको 15.5 करना है, मतलब इंक्रीज बाय 1 डिग्री हमने करना है। और कौन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि 760 mm ऑफ Hg। अगर आप mm ऑफ Hg ये भी प्रेशर का यूनिट है, इसमें कंसिडर करें तो 760 है। ये आप मुझे बताएं कि बाकी जो यूनिट्स है प्रेशर के, पास्कल है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उसमें एसटीपी की वैल्यू क्या होती है, स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू उसमें क्या होती है? तो mm ऑफ Hg 760 और 14.5 से 15.5 ये स्पेसिफिक वैल्यू है, ये याद रखें। ठीक है, फिक्स्ड है। अगला क्वेश्चन, टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। टेम्परेचर किस वजह से प्रोड्यूस होती है? वो ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, क्योंकि टेम्परेचर का डेफिनेशन यही है कि द एवरेज ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी सब्सटेंस में, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो रैंडम मोशन करते हैं। अब इन्हीं काइनेटिक एनर्जीज का हमने एवरेज लेना है और उस एवरेज को हम टेम्परेचर बोलते हैं।
क्वेश्चन 10 है, इन विच प्रोसेस ऑल द हीट सप्लाइड इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। कौन से प्रोसेस में तमाम का तमाम हीट वो वर्क डन में कन्वर्ट होता है? तो दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि देखे डेल यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डेल क्यू प्लस माइनस डेल डब्ल्यू। ठीक है, इस तरह है ना। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में ये जो डेल यू है ये इक्वल टू जीरो होती है, ये वाला इक्वल टू जीरो होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। तो इनमें से कोई भी एक यानी हीट सप्लाइड को आप इस साइड पर ले आए, ये माइनस डेल क्यू हो जाएगा एंड इक्वल टू प्लस माइनस डेल डब्ल्यू। ठीक है, प्लस माइनस को इग्नोर करिए क्योंकि ये सिर्फ रिप्रेजेंट करती है कि ये ऑन द सिस्टम है या बाय द सिस्टम है। तो डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज जीरो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वर्क डन का एक फॉर्मूला ये भी है, पी डी वी। डी की जगह पर आप डेल भी लिख सकते हैं, जो चेंज इन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती है। आइसोकोरिक प्रोसेस में ये चेंज इन वॉल्यूम जीरो होती है, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू भी इक्वल टू जीरो होगी। अगला क्वेश्चन है, हीट इज गोइंग इनटू द सिस्टम एंड इट परफॉर्म 15 जूल ऑफ वर्क, व्हाट द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। हीट की हमें यहाँ पर वैल्यू मिसिंग है, लेकिन ये वैल्यू 10 जूल है। ठीक है, सपोज कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम 10 जूल को कंसिडर करते हैं कि 10 जूल हीट इज गोइंग इनटू द सिस्टम। इनटू द सिस्टम है तो हम इसकी वैल्यू को प्लस ले लेंगे। ठीक है, अगर आउट ऑफ द सिस्टम हो तो फिर हम माइनस लेंगे। एंड इट परफॉर्म 15 जूल ऑफ वर्क। अब सिस्टम वर्क डन कर रही है। रिमेंबर, जब सिस्टम वर्क डन करती है तो इस वर्क डन में उसकी एनर्जी यूटिलाइज होती है, जिसकी वजह से उसकी ओवरऑल इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है। तो अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज आ रहा है तो हमने वर्क डन को नेगेटिव लेना है। अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है तो फिर उस केस में हम वर्क डन को पॉजिटिव लेंगे। तो आप इस तरह से देखें कि वर्क डन बाय द सिस्टम है, सिस्टम वर्क डन कर रही है तो वो खुद एनर्जी को यूटिलाइज करेगी, ओवरऑल उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, सिस्टम पर वर्क डन हो रहा है, तो उस वर्क डन के दौरान सिस्टम को एनर्जी जो है वो सप्लाई होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आएगा और हम वर्क डन को पॉजिटिव लाएंगे। इस केस में वर्क डन बाय द सिस्टम है तो हम इसको -15 जूल ले लेते हैं, -15 जूल। ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या आएगा? -5 जूल आएगा। ऑप्शन हमें गिवन नहीं है, तो इसमें जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो -5 जूल आएगा, यानी वो 5 जूल डिक्रीज आएगा उसमें इंटरनल एनर्जी में। क्वेश्चन नंबर 13 है कि स्पेशल हीट इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी हमने डिफाइन की कि आइसोथर्मल प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ठीक है, वर्क डन इज एक्सप्रेस्ड एज, वर्क डन का फॉर्मूला पूछा है तो ऑप्शन बी अभी हमने लिख लिया कि प्रेशर इनटू डेल वी, या आप डी वी लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो दैट इज इक्वल टू वर्क डन। ये वर्क डन का एक दूसरा फार्मूला है और इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो याद रखें। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है।